अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। तो दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, यानी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के चार्ज की वजह से इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमने बनाना है। दोनों के अपोजिटली चार्ज की वजह से इनके दरमियान किसी पॉइंट पर दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है उसका फार्मूला हमने बनाना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए हम गाउस लॉ यूज़ करेंगे। ये गाउस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन है और पीछे पढ़ा था कि गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए क्लोज सरफेस का होना ज़रूरी होता है। अगर क्लोज सरफेस ना हो तो हम ख़ुद एक फर्जी क्लोज सरफेस बना लेते हैं और उस क्लोज सरफेस को गाउसियन सरफेस कहते हैं। तो इन्हीं प्लेट्स को यूं करके भी हम बड़ा करके बना सकते हैं ताकि फार्मूला बनाने में आसानी रहे। तो यहाँ कहीं हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। दोनों प्लेटों के अपोजिट चार्जेस की वजह से इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका फार्मूला हमने बनाना है। तो उस फार्मूले को बनाने के लिए जो हम गाउस लॉ यूज़ करेंगे और गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए एक फ़र्जी सरफेस ड्रा करेंगे। ये प्लेट्स चूँकि पैरेलल हैं इसलिए वो फ़र्जी सरफेस हम एक बॉक्स की शक्ल में बनाएं तो ज़्यादा इजीली हम गाउस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्लोज गाउसियन सरफेस इस केस में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की शक्ल में बनेगी। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स ABCD कह दें या कोई नाम दे सकते हैं इसे। इसकी 4 सरफेसेस हैं AB BC CD और DA। इस सरफेस को सरफेस नंबर 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको सरफेस नंबर 3 कह दें और इसको सरफेस नंबर 4 कह दें। सरफेस नंबर 1 जो है वो इन प्लेट्स के दरमियान में है। सरफेस नंबर 2 और 4 यूं करके दिखाई गई हैं, पैरेलल हैं। और सरफेस नंबर 3 जो है याद रखें इस प्लेट के अंदर है। सरफेस नंबर 3 जो फ़र्जी सरफेस हमने बनाई है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के अंदर वाक़ है। और ये भी याद रखें कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं आर ऑन द इनर सरफेसेस ऑफ द प्लेट्स। ये नेगेटिव चार्ज भी इस प्लेट की अंदरूनी सतह पर है और ये पॉजिटिव चार्ज भी इस प्लेट की अंदरूनी सतह पर है। तो यहाँ हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। पीछे बताया था कि 2 मरतबा हमें फ्लक्स मालूम करना पड़ेगा, एक मरतबा गाउस लॉ के ज़रिए और एक मरतबा E.A के फार्मूले के ज़रिए। तो स्टार्ट करते हैं गाउस लॉ से। गाउस लॉ के मुताबिक फ्लक्स 2 चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, 1 और एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज को Q कह लें तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। पीछे भी हमने एक टर्म यूज़ की थी, आपको याद होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी रेशो होती है 2 चीज़ों की, रेशो है चार्ज और एरिए की। सरफेस चार्ज डेंसिटी को पीछे बताया था सिग्मा से शो करते हैं, चार्ज को Q से और एरिया A से हो गया। A उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, Q की वैल्यू बनेगी सिग्मा A। ये वैल्यू हम पीछे गाउस लॉ वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में 1 में। तो फ्लक्स का फार्मूला Q की जगह सिग्मा A लिख देंगे, नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स का फार्मूला गाउस लॉ से बनेगा। अब हम फ्लक्स का फार्मूला बाय डेफिनेशन निकालेंगे, यानी E.A का जो फार्मूला था उससे निकालेंगे। तो स्टूडेंट ये 4 सरफेसेस हैं 1 2 3 और 4, सब के लिए अलग अलग E.A का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ लिख लें फ्लक्स थ्रू सरफेस 1
1 का फ्लक्स उसी तरह ई डॉट ए के फार्मूले से निकलेगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। तो देखें हमने पढ़ा था कि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये वाली सरफेस यूं करके है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन यूं करके सरफेस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। सरफेस नंबर 1 इस तरह है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इस पर परपेंडिकुलर इधर होगी जिधर ये मार्कर आ रही है। तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इस सरफेस के लिए इस सरफेस पर परपेंडिकुलर इधर होगी, ए की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ये आ रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमने पीछे पढ़ा था, पॉजिटिव से क्या होती है, नेगेटिव की जानब भी। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब होगी। ये पॉजिटिव से नेगेटिव ई की डायरेक्शन है। और सरफेस नंबर 1 के लिए यानी ए बी सरफेस के लिए वेक्टर एरिया की डायरेक्शन उस पर परपेंडिकुलर इधर होगी। तो ये देखें सरफेस नंबर 1 का एरिया उस पर परपेंडिकुलर इधर है, ई की डायरेक्शन इधर है। ए एंड ई आर पैरेलल टू ईच अदर एज सीन इन हेयर। ई और ए जैसे यहाँ फिगर 1 में नज़र आ रहा है, सरफेस 1 के लिए ई और ए पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान में एंगल जो है वो कितने का होगा, 0 डिग्री का। ई और ए की डायरेक्शन में हैं तो इनके दरमियान में एंगल 0 का होगा। जैसे ए डॉट बी का फार्मूला ए बी कॉस थीटा, ई डॉट ए का फार्मूला वही स्केलर प्रोडक्ट वाले फार्मूले के मुताबिक ई ए कॉस थीटा आएगा। थीटा हमने पढ़ा ई और ए का 0 का है, कॉस 0 की वैल्यू 0 जो 1 होती है, तो फाई ई 1 कह लें। तो ये कितना निकला, कॉस 0 1, ये ई ए आ जाएगा। अब हम फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 निकालेंगे, वही फार्मूला ई डॉट ए इज़ इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब देखते हैं कि ई और ए के दरमियान कितना एंगल है सरफेस नंबर 2 के लिए। बार बार बात दोहरा रहा हूँ कि सरफेस का एरिया उस पर परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर एरिया। तो ये देखें सरफेस नंबर 2 ये वाली है, तो इसका एरिया यूं करके उस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो सरफेस नंबर 2 का एरिया उस पर परपेंडिकुलर होगा, इधर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाली लाइंस नीचे आ रही हैं। तो देखें सरफेस नंबर 2 का एरिया इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, इधर है यानी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आ रही हैं। तो सरफेस नंबर 2 के लिए ई और ए के दरमियान एंगल कितना है, 90 का है। कॉस 90 0 होगा, तो ये पूरा फैक्टर ही फाई ई 2 दूसरी सरफेस का फ्लक्स ये क्या निकलेगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। अब हम तीसरी सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स थ्रू सरफेस 3, वही फार्मूला ई डॉट ए, उसको खोलते हैं तो वो बनता है फाई 3 फ्लक्स है ई ए कॉस थीटा। तो थीटा तो हम बाद में पुट करेंगे। ये देखें तीसरी सरफेस के लिए, तीसरी सरफेस प्लेट के अंदर है, और गाज़ लॉ की पहली एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि एक चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। एक चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये गाज़ लॉ की पहली एप्लीकेशन थी जिसमें हमने एक हालो चार्ज स्फीयर के अंदर ई की वैल्यू निकाली थी, वो 0 निकली थी, जिससे पता लगा कि कोई भी अगर बॉडी हो जिसकी बैरूनी सतह पर चार्ज हो तो अंदर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये पॉजिटिव प्लेट, इसकी भी इस सरफेस पर चार्ज है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। इसके बाहर इस सरफेस की बैरूनी सरफेस पर चार्ज है, इस प्लेट की बैरूनी सरफेस पर चार्ज है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो सरफेस नंबर 3 के लिए ई की वैल्यू 0 होगी, तो पूरा फैक्टरी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई ई 3 भी क्या निकला, 0, क्योंकि तीसरी सरफेस जो इस प्लेट के अंदर थी, पॉजिटिव प्लेट के अंदर थी तीसरी सरफेस,
और ये पॉजिटिव प्लेट के अंदर है तीसरी सरफेस, चार्ज बॉडी के अंदर ई की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो तीसरी सरफेस के लिए ई की वैल्यू ज़ीरो होगी क्योंकि चार्ज बॉडी के अंदर ई की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो तीसरी सरफेस के लिए ई की वैल्यू ज़ीरो होगी तो ये ज़ीरो बनेगा φ3। अब हम चौथी सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे, फिर 4 का वही फार्मूला ई डॉट ए वाला, φE4 कह लें, ई ए cos थीटा। देखें चौथी सरफेस ये है और सरफेस का एरिया उस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर इधर बनेगा। ये हम वेक्टर बार बार इसलिए ड्रा करते हैं ए का कि हमें ई और ए के दरमियान वाला एंगल दरकार है जो हम यहाँ लिख सकें कॉस के साथ। तो सरफेस नंबर 4 यूँ करके है, उसका एरिया उस पर इस तरह परपेंडिकुलर बनेगा। तो सरफेस नंबर 4 ये है, एरिया उस पर परपेंडिकुलर होगा, एरिया इस तरह सरफेस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है। तो सरफेस 4 का एरिया इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर आ रही हैं, इनके दरमियान एंगल कितना है, 90 का है। सरफेस 4 के लिए ई और ए का एंगल 90 का है क्योंकि ई की डायरेक्शन इधर है और सरफेस 4 का एरिया सरफेस पर परपेंडिकुलर इधर है और ई की लाइंस की डायरेक्शन इधर है। ई और ए के दरमियान सरफेस 4 के लिए एंगल 90 का है। तो cos 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, पूरा फैक्टर ही ज़ीरो हो जाएगा, तो φ4 ज़ीरो होगा। अब टोटल फ्लक्स हम निकालेंगे, ये होगा φ1 पहली सरफेस का फ्लक्स प्लस दूसरी का प्लस तीसरी का प्लस चौथी का। तो देखें ये पहली का ये निकला था, बाकी तीनों के 0 0 निकले हैं। इसका ई ए है, इन दोनों तीनों का 0 0 है, तो ये ई ए आ जाएगा। बताया था कि 2 मरतबा फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ये गाज़ लॉ के ज़रिए और ये ई डॉट ए के फार्मूले के ज़रिए, फिर ऐड करके टोटल बन गया। इन दोनों इक्वेशनों को पीछे जैसे हम दोनों एप्लीकेशन में पढ़ते रहे हैं, फ्लक्स की वो वैल्यू जो गाज़ लॉ से निकली और फ्लक्स की ये वैल्यू जो ई डॉट ए के फार्मूले से निकली, इन्हें कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 और 3, 2 और 3 को कंपेयर करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर होंगी। इसकी राइट हैंड साइड ई ए है, ये देखें इसकी राइट हैंड साइड ई ए है और इसकी राइट हैंड साइड है सिग्मा ए और ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये कंपेयर करने से बन गया, ए से कट गया, ई की वैल्यू निकलेगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये ई की मैग्नीट्यूड है। अगर हम ई वेक्टर बनाना चाहें तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन शो करना ज़रूरी होगा, और डायरेक्शन शो करने के लिए फ़र्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एक यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। इसके लिए यूनिट वेक्टर आर हैट इस्तेमाल करेंगे हम। तो ई की मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला है, ई वेक्टर का ये फार्मूला है, ये उसकी मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर है। जब डायरेक्शन भी आ जाए तो फिर वो वेक्टर बन जाता है। तो ये ई वेक्टर का फार्मूला है। आर हैट ई की डायरेक्शन को शो करता है और ई की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की जानिब है, तो आर हैट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की जानिब होगी। इस जो यूनिट वेक्टर हमने यूज़ किया आर हैट, इसकी डायरेक्शन ई वाली है, यानी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की जानिब।